हेलो एवरीवन। तो आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक पैरामीटर्स है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर रैक स्टार्ट करो, तो आज हम थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है या यूज़ कहाँ पे होता है, आप सभी को पता है। एसी तो आपने सुना ही है, एयर कंडीशनर्स। तो क्या होता है ना, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बेसिक सा। सपोज दिस इज़ ए रूम। अब बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समर सीजन चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और इनसाइड टेम्परेचर तो कम ही होगा, लेकिन अब सपोज इनसाइड टेम्परेचर हम लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना भी बहुत ज़्यादा होता है 30 डिग्री सेल्सियस, तब भी फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो डेफिनेटली बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर होने वाला है। अब हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं जाता टेम्परेचर। अब इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर नहीं जाता यानी कि आप सभी को पता है इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट एक सोर्स होता है। सोर्स यानी क्या, इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा ना तो भी ये इसका टेम्परेचर कम नहीं होने वाला सराउंडिंग का, ठीक है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कम नहीं होने वाला, तो इनसाइड टेम्परेचर क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होता चलेगा। अब 45 डिग्री सेल्सियस तक आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसे टाइम बहुत लगेगा और हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, सपोज 12 आवर्स है, ठीक है। तो इतने में पूरा इक्विलिब्रियम में आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब सपोज ऑल है ये, ठीक है, तो इसका कंडक्टिविटी भी हमें पता है, कंडक्टिविटी कम होता है, ठीक है। कंक्रीट से बना हुआ होता है तो कंडक्टिविटी कम होता है। तो Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स हमने पढ़ा है, फूरियर्स लॉ। तो ये कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और वो थिकनेस जो होगी वॉल की उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये पूरा तो नहीं होगा, लेकिन ये टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, तो इस टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। अब बढ़ने नहीं देना है, क्या कर सकते हैं, इंसुलेट कर सकते हैं। तो पूरा बिल्डिंग तो इंसुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेशन हमें पता है क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक है। हीट ट्रांसफर जीरो होता है, लेकिन ये तो कर नहीं सकते। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हीट जैसे ही अंदर आएगी उसे बाहर मीन्स हीट को क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, जो ये प्रोसेस है ना हीट को एक्सट्रैक्ट करने की, इसे ही रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। कितना सिंपल है देखो, हीट को जो एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है इसे ही क्या कहा जाता है, तो रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहेंगे। मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो भी हीट आएगी उसे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर फेंक देना है फिर से, ठीक है। तो इसे करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। डिवाइस यूज़ करने पड़ेंगे, तो उस डिवाइस को ही क्या कहते हैं हम, मीन्स एयर कंडीशनर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल है आपका, रेफ्रिजरेटर भी आपने देखा होगा, ठीक है। फ्रीज कहेंगे हम, जो फ्रीज होता है उसमें भी यही प्रोसेस किया जाता है। क्यों? अब रूम में रखा है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर तो सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है अंदर का 4-5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। माइनस भी मीन्स कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर निगेटिव भी होता है। अब वो कैसे किया जाता है, तो देखो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, हीट बाहर से अंदर रेफ्रिजरेटर में जाने वाली है, लेकिन उसमें जो डिवाइस लगा हुआ है उसका काम क्या है, जो हीट अंदर आएगी उसे बाहर फेंक देना है, मीन्स हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। इसी प्रोसेस को सिंपली क्या कहा जाता है, तो रेफ्रिजरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मैं आपको पीडीएफ में एक्सप्लेन करूंगा। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्पेस टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग। ओके, अब एक मिनट देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्पेस टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग। मीन्स हमारा रूम है, ठीक है, हमारा जो रूम है उसका टेम्परेचर हमें क्या करना है, लोअर रखना है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा रूम से सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम रूम से सराउंडिंग में, तो इस हीट को ही क्या कहेंगे हम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहेंगे। तो इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसका यूनिट क्या है, तो देखो पर यूनिट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। अभी एक नया वर्ड आया रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो प्रोसेस होती है रेफ्रिजरेशन की, उसमें एक हमें फ्लूइड यूज़ करना पड़ता है, वर्किंग फ्लूइड कहते हैं हम इसे, ठीक है। एक फ्लूइड यूज़ करना पड़ता है
तो इस वर्किंग फ्लूइड को रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। मीन्स इसका काम क्या हो सकता है, डेफिनेटली समझ में आ ही गया होगा आपको। जो हीट को हमें इवॉल्व करना है, मीन्स जो हीट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इस हीट को लेके जाने का काम कौन करेगा, तो ये रेफ्रिजरेंट करेगा। ठीक है, मीन्स रेफ्रिजरेंट का काम क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करना रूम से और फिर सराउंडिंग में जाके उसे एक्सट्रैक्ट कर देना। ठीक है, मीन्स ये काम किसका करेगा, ये मीन्स वर्किंग फ्लूइड इसे क्यों कहेंगे हम, क्योंकि इसका काम ही है हीट को एब्जॉर्ब करो और फिर जाके एक्सट्रैक्ट करो। तो अब ये तो आपको समझ में आया होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है और दूसरा क्या है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमें समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा चलते हैं हम COP और EPR कहते हैं हम इसे, मीन्स क्या, एनर्जी परफॉर्मेंस रेट, और COP तो आपको पता ही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखने के लिए हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो 1 मिनट आप वेट। ओके, अब हम 2 डिवाइस देखने वाले हैं। ठीक है, 2 डिवाइस देखेंगे और उनका कंपैरिजन भी करेंगे। आपको मैं COP का डेफिनेशन पहले बताता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ COP? COP होता है डिजायर्ड इफेक्ट ये नोट्स में मिल जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और EPR। ठीक है, अब ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 डिवाइस बताने वाला हूँ। अभी इस डेफिनेशन को ऐसे रहने देते। 2 डिवाइस है हमारे पास, एक है रेफ्रिजरेटर और दूसरा है हीट पंप। पहला है हमारे पास रेफ्रिजरेटर और दूसरा है हीट पंप। ठीक है, अब ये क्या होता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, देखो इनका 2 अलग अलग सीजन में यूज़ किया जाता है। मीन्स आपको अगर समर सीजन है, ठीक है, समर सीजन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए। अगर विंटर सीजन है तो हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हीट पंप यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों का डायग्राम सेम है, लेकिन चेंज क्या है पता है, ये जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना, ये चेंज है। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारा कूलिंग इफेक्ट चाहिए हमें, और हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसकी डायग्राम देखते हैं हम कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, ये दोनों भी क्या है, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस है। कैसे डिवाइस है ये, पावर एब्जॉर्बिंग, मीन्स ये एग्जैक्टली अपोजिट किसके है, इंजन के। इंजन तो पता है हमें पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, जहाँ से हम पावर ले सकते हैं, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नली पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम इनकी डायग्राम देखते हैं। ओके, अब देखो, जब भी कोई हीट पंप या रेफ्रिजरेटर का डायग्राम निकालना है ना, तो क्या करना है हमें, पहले तो ये क्या होगा, हमारा हाई टेम्परेचर होगा, इसे हम T2 कहेंगे। ये होगा हमारा लो टेम्परेचर T1, यानी देखो ये लो टेम्परेचर T1 यानी क्या, रूम का टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर। T2 यानी क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, अब इसे मैं क्या करूँगा, ये हमारा डिवाइस है, मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिखता हूँ, ये T1 से हीट चली जाएगी, और ये है हमारा वर्क इनपुट। क्यों भैया हम इसे वर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ये अपने आप काम नहीं करेगा, इसे एक्सटर्नली पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब हमें पता है क्या, कि जब भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस का हम डायग्राम निकालते हैं तो ये कौन से डायरेक्शन में होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या होगा, ओके सॉरी, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसी में इंजन निकाल लेते ना हम, तो ये क्या होता, वो इंजन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, देखो अब COP अगर इसका निकाला जाए, COP, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, ये तो वर्क इनपुट हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये वर्क इनपुट हुआ Q2। अब ये T1 और T2 है ना, T2 को हम T हाई टेम्परेचर भी कह सकते हैं, T1 को हम T लो टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझने में समझ में आएगा कि T लो यानी क्या, रूम टेम्परेचर है, TH यानी क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, कि जो हीट जाएगी, ठीक है, मीन्स रूम से जो हीट बाहर निकलेगी इसे हम Q2 कहेंगे, और जो हीट एक्सट्रैक्ट होगी इसे क्या कहेंगे, हम Q1 कहेंगे। ठीक है, अब देखो वेरी सिंपल है, क्या COP क्या बताता है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, अब यहाँ से हीट Q2 आई और ये वर्क इनपुट W इन हो गया, तो Q1 क्या बनेगा, Q1 क्या बनेगा, Q2 भी है और W इन भी है, यानी Q1 क्या बनेगा, W इन
प्लस Q2, ठीक है। अगर इस COP को हमें इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो COP, W इनपुट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, W इनपुट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी TH माइनस TL। यही सेम होगा पंप के लिए भी, लेकिन चेंज किस में होने वाला है, डिजायर्ड इफेक्ट में। अब मुझे बताओ यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में हमें ठंडा करने के लिए यूज़ करना है, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, लो टेम्परेचर, यानी ये यहाँ पे हो गया TL, और ये तो डिनोमिनेटर दोनों को सेम होने वाला है, पंप एज वेल एज रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। ये तो हो गया रेफ्रिजरेटर का। अब हम चलते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैसे निकाला जाए इसे। इन टर्म्स ऑफ हीट भी सेम फॉर्मूला होगा, क्या, वर्क इनपुट और डिजायर्ड इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या लिखेंगे हम, हीट जो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या, हीट जो एक्सट्रैक्ट करने वाले। अब यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट कौन सी होने वाली है, तो Q2 एक्सट्रैक्ट होगी डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर। अब हम देखेंगे पंप के लिए। ओके, चलो अब देखते हैं हीट पंप। सेम डायग्राम होगा, TH लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज अ हीट पंप, HP, एंटी क्लॉकवाइज, हीट को हमें इसे सब वर्क हमें देना पड़ेगा, वर्क इनपुट, ओके। डायरेक्शन देखो ऊपर डायरेक्शन है, ठीक है, मीन्स लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट देना पड़ता है। सिंपल सी चीज़ है, देखो हीट ट्रांसफर कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लेकिन हमें यहाँ पे हीट ट्रांसफर कहाँ से करना है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अब विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क सप्लाइड हम इसे हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्क को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा TL। अब यहाँ पे ये है हमारा Q2 और ये बन गया Q1। अब देखो COP की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। COP क्या होता है, तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब मुझे यहाँ पे बताओ, दिस इज अ हीट पंप, हम इसका यूज़ कब करेंगे, विंटर सीजन में, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दो टर्म में लिखना है COP, एक टेम्परेचर के टर्म में और दूसरा हीट के टर्म में। अब टेम्परेचर के टर्म में जब लिखोगे तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, वर्क इनपुट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है, मीन्स TH माइनस TL होगा। एंड व्हाट अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, हाई टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट पंप। यही हमने रेफ्रिजरेटर में देखा था, तो सिर्फ चेंज क्या था, TH की जगह पे TL था, क्योंकि वहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है COP में, सॉरी इन टर्म्स ऑफ हीट में, तो Q1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट क्या होगा, एज इट इज़ वर्क इनपुट जो हम सप्लाई करने वाले। तो ये यहाँ पे हमें समझ में आता है। अब अगर देखा जाए द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो कैसे निकालते हैं इसे, और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। कितना इजी है देखो याद रखने के लिए। मीन्स यहाँ पे समझ में क्या आता है कि हीट पंप का COP रेफ्रिजरेटर के COP से ज़्यादा होता है 1 से, ठीक है। मीन्स जब भी आपको एग्जांपल में पूछा जाए, टेम्परेचर से हम COP निकाल लेंगे, हीट पंप का निकालो, आपको रेफ्रिजरेटर का मिलेगा, कैसे, इस 1 से इसे माइनस कर दो, अदरवाइज रेफ्रिजरेटर का निकालो और उसमें 1 ऐड करो, आपको हीट पंप का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक हुआ। अब इसमें ना हीट इंजन भी हमने देखा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताने जा रहा हूँ मैं। अब हीट इंजन हमने देखा है, क्या होता है हीट इंजन, तो यही डायग्राम होती है हीट इंजन के लिए भी, हाई टेम्परेचर इंजन लिखूंगा। अब इंजन जैसे ही आता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, क्लॉकवाइज आएगा ये, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज, और ये वर्क सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे T लो होता है, यहाँ से हीट इनपुट आता है Q इनपुट, और यहाँ से हीट चली जाती है, तो ये क्या होता है Q रिजेक्टेड और Q आउटपुट कह सकते हैं। इसकी इफिशियंसी क्या होती है 1 माइनस T मिनिमम, और TL अपॉन TH लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, TH माइनस TL अपॉन TH, ठीक है। तो इसे अगर देखेंगे हम और कंपेयर करेंगे COP ऑफ हीट पंप से, तो यहाँ से मुझे समझ में क्या आता है कि ये तो पूरा रेसिप्रोकल दिख रहा है COP ऑफ हीट पंप से इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन।
तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ COP ऑफ हीट पंप। मीन्स आप अगर COP ऑफ हीट पंप निकालोगे, सपोज आपका COP ऑफ हीट पंप आया 3 और आपको पूछा है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो आप क्या करोगे 1/3 करोगे, विच इज़ नथिंग बट इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100% यानी 33.33%। मीन्स आपको क्या पता होना चाहिए, हीट पंप का COP पता होना चाहिए। अगर आपको COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया है तो आप क्या करोगे, COP ऑफ हीट पंप निकालोगे बाय एडिंग 1 और उसका रेसिप्रोकल लोगे तो भी आपको इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना बेसिक मैंने आज पढ़ाया है, इसके आगे का हम कल देखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या सर समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू।